जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के बंजू में हुई मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा इलाके में ये मुठभेड़, जहां सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, इस वक्त क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन जो है लगातार अभी भी सर्च चलाया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से। और इस मुठभेड़ के दौरान जो सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया था वो कम हो गया है हॉस्पिटल में। और यहाँ 2 मिलिटेंट जो मारे गए हैं उनकी पहचान भी अभी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मिलिटेंटों की पहचान भी की जा रही है। और इलाके में कोई और मिलिटेंट तो मौजूद नहीं है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर फोर्सेस अभी तैनात है और मुठभेड़ की जगह पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। और मुठभेड़ की जगह से फिलहाल फोर्सेस ने कुछ हथियार भी बरामद कर लिए हैं जो मारे गए मिलिटेंटों के बताए जा रहे हैं। और ये जो है ऑपरेशन सुबह काफी सवेरे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ और सेना की टीम भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ थी इस ऑपरेशन के दौरान। और ये शुरुआती मुठभेड़ के दौरान ही 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद जो तलाशी अभियान है वो इस समय अभी भी चल रहा है। जी आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव के बीच आज सेना प्रमुख एमएम नरवणे लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं। लद्दाख में सेना प्रमुख हालात का जायजा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख लद्दाख में ग्राउंड की हालात की जानकारी लेने के साथ ही ग्राउंड कमांडर से चर्चा भी करेंगे। लद्दाख में एलएसी पर बिगड़े हालात के बीच सेना प्रमुख के इस दौरे को लेकर माना जा रहा है कि इससे वहां मौजूद सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह के हालात एलएसी पर अभी है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो सेना प्रमुख का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और कितने बजे सेना प्रमुख वहां पहुंचने जा रहे हैं, किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे? देखिए, काफी महत्वपूर्ण सेना चीफ एमएम नरवणे का लेह पहुंचना आज है, क्योंकि कल जो यहाँ पर एक पूरी उच्च स्तर की बैठक चली थी 14 कोर के कमांडर हरिंदर सिंह की, जो चीनी सेना के मेजर जनरल है, उनके साथ यहाँ पर बात हुई थी। और उसमें जो कहा गया था चीन की तरफ से कि फिंगर 4 का एरिया और जो गलवान वैली पर चीनी सेना ने दावा किया, उसे भारतीय सेना ने सिरे से नकार दिया। और यहाँ तक कि भारतीय सेना की तरफ से बड़ी स्ट्रांगली जोरदार मांग रखी गई कि जो अप्रैल का स्टेटस को है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसे जल्द से जल्द मेंटेन किया जाए और उसके लिए टाइम फ्रेम भी बताया जाए कि कब तक ये पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब एलओसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये इतना तनाव चल रहा है लद्दाख में, और जो फेस ऑफ भी हुआ था पिछली 15 तारीख को, उसके बाद जवानों का जो सोल्जर्स और अफसर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, उनका एक बड़ा मॉरल बूस्ट होगा सेना चीफ के जाने के से। और साथ साथ में जो प्रिपरेशन है, जो हालात का वहां पर जायजा है, सेना की तैयारियां कहां पर पहुंची है, किस तरह की जो तैयारियां की गई है, क्या उसमें कोई और जरूरत है, इस सब का भी नरवणे जो है यहाँ पर संज्ञान लेंगे। वो बैठक करेंगे 14वीं कोर के कमांडर जीओसी हरिंदर सिंह के साथ, उनकी बैठक होगी। उसके बाद जो ग्राउंड जीरो पे कमांडर्स तैनात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख जो गलवान वैली और दूसरे पेंगोंग और चुमूर चुशूल, ये सब इलाके हैं, तेपसांग, इन इलाकों के कमांडर्स के साथ भी सूत्रों की माने तो सेना चीफ की बात बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर आज भी भारत चीन में कमांडर स्तर की बातचीत जारी रहेगी। सोमवार को चीन की सेना के आग्रह पर बुलाई बैठक करीब 11 घंटे चली। चीन की तरफ मोल्डो इलाके में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत देर रात तक चली। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है,
लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने पैंगोंग त्सो से चीनी सैनिकों की वापसी के लिए कड़ा दबाव बनाया। इसके अलावा भारत ने गलवान में 15 जून को चीन के पूर्व नियोजित क्रूर हिंसा पर भी कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही भारत ने अप्रैल मध्य की यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग भी दोहराई। इन सब के अलावा भारत ने चीन को यह भी जता दिया है कि वो गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सोंग और चुशूल से अपनी सेना की तैनाती को खत्म करे। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, कल सैन्य स्तर की बातचीत करीब 11 घंटे चली और भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, ऐसी खबर है। चीन का क्या स्टैंड रहा इस पूरे मामले पर? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई है जिसके जरिए हम जान पाए कि आखिरकार जो शर्तें भारत ने रखी थी उन शर्तों पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार चीन अपनी शर्तें रख रहा है और वो भारत की शर्तों को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। भारत चाहता है कि जो स्थिति 6 मई के पहले थी, यानी कि जो अप्रैल में पोजीशन थी, वो यथास्थिति फिर से लागू की जानी चाहिए और चीनी सेना जहां पर थी वहां उसे लौट जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि चीनी सेना इस बात को मानने के लिए तैयार है और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि पैंगोंग त्सो लेक के पास वो कुछ नए फोर्टिफिकेशंस, नए सैनिक जमावड़े, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। यानी कि मन बहुत साफ चीनियों का लग नहीं रहा है। बातचीत आज भी जारी रहेगी और उन्हें बातचीत के जरिए ये भी समझाया गया है कि रूल ऑफ एंगेजमेंट जो हमारे हैं वो बदल गए हैं। यानी कि पहले हम जो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते थे हाथों से, अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि भारत ने कानून बदल दिए हैं और बंदूक लेकर के जाएंगे हमारे सैनिक अगर इस तरह की स्थिति आती है तो ये बता भी दिया गया है। लेकिन अभी भी कोई ऐसा आउटकम जो कि हालात को सामान्य करता हो बातचीत से निकलकर सामने नहीं आता दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। मॉस्को में 75वें विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होने कल रात रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होगी, जिसमें भारत की 75 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। इसके लिए रिहर्सल भी की गई। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच राजनाथ सिंह के 3 दिनों का ये रूस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्री वार्ता की मेजबानी भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के दौरान मॉस्को बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और मध्यस्थता की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मुफ्त खाद्यान्न के प्रावधान को 3 महीने के लिए और बढ़ाने की मांग की है। दरअसल कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद सरकार ने 3 महीने अप्रैल से जून तक गरीबों को पीडीएस के तहत मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की थी। अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त अनाज देने की मियाद खत्म होने वाली है, जिसके चलते सोनिया गांधी ने इसे और बढ़ाने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार को पीडीएस के तहत मुफ्त अनाज देने की अवधि को अगले 3 महीनों यानी जुलाई से सितंबर तक के लिए बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। कई राज्यों ने भी ये आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी मांग पर जल्द से विचार कर अपना फैसला लेगी। इधर कोरोना संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कोरोना महामारी और चीन विवाद से पैदा हुए हालात पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी समेत कई अहम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। ओडिशा के पुरी में आज दोपहर 12 बजे भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ मिली इजाजत के बाद सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन रथ यात्रा के समय शहर में कर्फ्यू रहेगा।
पुरी में आम श्रद्धालु इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रथ यात्रा को लेकर पुरी में कर्फ्यू लागू हो चुका है। कोर्ट ने रथ यात्रा के रथ को खींचने वालों की संख्या भी तय कर दी है। एक रथ को अधिकतम 500 लोग ही खींचेंगे, जिनमें पुलिस और प्रशासन के लोग भी शामिल होंगे। रथ खींचने वाले सभी 500 लोग वो लोग होंगे जिनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि 2 रथों के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतराल होगा। जब रथ यात्रा निकलेगी तो उस वक्त किसी को भी अपने घर से बाहर सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत मिल गई है, लेकिन रथ यात्रा मंदिर प्रांगण में ही निकाली जा सकेगी। गुजरात सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। इससे पहले अदालत ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या वो तमाम शर्तें होंगी रथ यात्रा के लिए, इसके बारे में जरा बताएं। जी है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं होती, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, भक्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है। लेकिन आज अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है बस वही दिखाई दे रहे हैं। करीबन 2000 के आसपास का पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इस समय आप ये प्रवेश द्वार देख रही हैं मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का ये प्रवेश द्वार है और इस मंदिर के प्रांगण के अंदर ही रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। बाहर अमूमन जो पूरी नगर यात्रा पर भगवान जगन्नाथ निकलते थे वो इस बार मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है अहमदाबाद में और जिस तरह का कहर है उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। यहाँ पर सरकार को उम्मीद लगी थी कि जिस तरह से पुरी में इजाजत दे दी गई है रथ यात्रा की, हो सकता है उसी तरह से अहमदाबाद में भी इजाजत दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर कोरोना का जिस तरह से प्रकोप देखने को मिल रहा है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि पुरी की तुलना अहमदाबाद से नहीं की जा सकती और इसलिए यहाँ पर रथ यात्रा को निकालने की इजाजत सिर्फ मंदिर प्रांगण के अंदर ही है। तो ये जो अंदर मंदिर का परिसर है सिर्फ उसी के अंदर 143वीं रथ यात्रा निकलेगी और हर साल जिस तरह से मुख्यमंत्री पाहिंद विधि करते हैं उसके बाद में रथ यात्रा की शुरुआत होती है, वैसी ही शुरुआत फिलहाल यहाँ पर होने जा रही है। मैं बता दूं सुबह 4 बजे यहाँ पर मंगला आरती होती है और उसके बाद में सुबह 7 बजे के आसपास ये रथ यात्रा निकलती है। जो आम दिन होते थे उसमें देर रात को ये रथ यात्रा पूरे नगर का परिभ्रमण करके लौटती थी, लेकिन आज ये रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर के प्रांगण में ही निकलेगी। जी बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।